प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असद रहीम खान और आज बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान साहब का कहना है जमीयत उलमाए इस्लाम फेक का जो धरना है वो 7 दिन से ज़्यादा तवील नहीं हो पाएगा। और दूसरी जानिब परवेज़ खटक जो वज़ीर दिफा हैं उनका कहना है कि ये तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें एक एंटी कश्मीर एजेंडा पर चल रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद कहते हैं कि तमाम डिस्कशन सिर्फ तब होंगी जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दें। आज हमारे साथ बात करने के लिए JUIF से ताल्लुक़ रखते हैं इस्माइल बुलाब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आरिफ अब्बासी साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का। इस्माइल साहब, अगर आपसे आगाज़ करें सर, जो वज़ारत कानून और इलेक्शन कमीशन को हुकूमत वक्त ने समरियाँ भेजी हैं कि अंसारुल इस्लाम जो कि JUIF की वॉलंटियर फोर्स है उसको कलादम करार दिया जाए, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ बार्ब्ड वायर वाली लाठियां उठाई, पेशावर में मार्च किया, लेकिन बहैसियत एक बावर्दी फोर्स वो हुकूमत के रेट को चैलेंज कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं इस्माइल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आप बता रहे हैं, यकीनन जमीयत उलमा इस्लाम ने जो आज़ादी मार्च का ऐलान किया तो ये हुकूमत की नींदें हराम हो गई और अभी ये तो इब्तिदा है। तो अगर चूँकि इमरान खान ने ख़ुद कहा था कि जब मैंने 4 महीना धरना दिया तो उनके लिए उनका जमहूरी हक़ था, बल्कि उन्होंने पार्लियामेंट पर भी हमला किया और रेडियो पाकिस्तान पर भी, PTV पर भी हमला किया। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम पुरअमन और पीसफुल आज़ादी मार्च करेंगे, उनका जमहूरी हक़ है। अभी अगर उसने इलेक्शन कमिश्नर या दूसरे को इस शॉर्ट नोटिस में जो भी समरी भेजेंगे तो उनका ये इरादा पूरा नहीं होगा। और ये अंसारुल इस्लाम तो 50-70 साल से जमीयत उलमा इस्लाम का एक इंतज़ामी एक ढांचा है जो कि हमारे इजलासों को कवर करता है। ना कोई दहशतगर्द तंजीम है, ना कोई हुकूमत के रेट को उन्होंने चैलेंज किया है। और इमरान खान ने ख़ुद कहा था कि मैं मौलाना को कंटेनर भी दूँगा और डी चौक में भी उसको इजाज़त दूंगा और खाना भी दूंगा। तो खाना और कंटेनर उसको माफ़ है, लेकिन डी चौक तक अगर उनको ख़तरा नहीं है, वो घबराया हुआ नहीं है, तो वो क्यों इतना घबराए हुए? अभी तक 10 दिन से ज़्यादा हमारे पास 13 दिन हैं। तो अभी से हुकूमत की नींदें हराम हैं। और मैं समझता हूँ कि आप ये मौजूदा जो हालात है अवाम की, वो महंगाई और बेरोज़गारी और ये जो फाइनेंशियली क्राइस, जो ख़जाना खाली है, मुल्क के लोग सारे ताजर बाहर जा रहे हैं और लोग ख़ुदकुशी पर तैयार हैं। तो अब तो लोग सारे ख़ुद तैयार हैं, बस ये इंतज़ार था कि लीड कौन करे। अभी कुछ कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी और नून वाले साथ देंगे, अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम तो 10 से 15 लाख लोग खुद जमा कर सकेंगे। वो इंशाअल्लाह ताला हम ये उनको बताना चाहते हैं कि अगर उन्होंने कोई मुज़ाहमत की, हमारा रास्ता रोका, तो फिर हालात की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। फिर हर शहर में हर चौकी पर धरना होगा और हम घबराने वाले लोग नहीं हैं। और आप हमें कोई और तराजू में ना नापें। और इमरान खान एक तरफ, अच्छा, इस पे सर मैं अब आरिफ साहब की भी राय शामिल कर लूँ। आरिफ साहब, जो अभी बात हुई कि बेरोजगारी है, महंगाई है, जो फिलहाल माशी सूरत हाल है, उससे क्या इस आज़ादी मार्च को तकवीयत नहीं मिलेगी सर? ये मजीद मकबूल नहीं हो जाएगी? जो हिज़्ब इख्तिलाफ का बयानिया है कि जो आम आदमी है सर उसके लिए बहुत बुरे दिन है, किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, हम एक सिविलाइज माशरे में रहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें गवर्न करता है और एक सिविलाइज कानूनी हुकूमत है यहाँ। तो इसमें जो आइनी तौर पे जो बुनियादी हकूक़ है उसमें आज़ादी राय, अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाना, गैदरिंग करना, जो आइन के अंदर दी गई वो हकूक़ है, वो तो हम उससे इनकार नहीं करते। लेकिन बुनियादी चीज़ें ये हैं, एक ऐसा शख्स जिसको उसके हल्के के लोगों ने मुस्तरद कर दिया, उसको इस काबिल नहीं समझा कि वो मुकन्नना में जाके बैठे, असम्बली में जाके बैठे, और एक ऐसी असम्बली जिसके पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों ने मुंतखब किया,
जायज़ कानूनी तरीके से मुल्क को चला रहे हैं, उसको इस तरह की हरकत से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। हुकूमत तो चाहती है कि ये पहले भी एक्सपोज हुए हैं, कभी पाकिस्तान की तारीख में सिवाय उन्होंने सौदेबाजी के, चाहे बेनज़ीर के दौर की हुकूमत का हराम करार देना और फिर वजारत लेके वो जायज़ करार देना हो, चाहे मुशर्रफ की दौर हुकूमत में वर्दी का तहफ़्फ़ुज़ हो, या उसके बाद 10 साल तक कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप हो, एक ऐसा शख्स जिसको शायद कश्मीर के 10 जिलों के नाम भी नहीं आते, और उसने 10 साल वो याशी की। अब पहली दफा ऐसा हुआ है, ये ब्लैकमेलर इख्तिदार से आउट है। हुकूमत जहां मतलब माहौलियाती पोल्यूशन को खत्म कर रही है, वहां सियासी पोल्यूशन को भी अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई ने खत्म किया है। और ऐसे लोग जो सौदेबाजी करते थे, जो असेंबली में आके हुकूमतों को ब्लैकमेल करते थे, आपको पता है अब वो असेंबली का हिस्सा नहीं, अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया है। हम इनके जायज कानूनी हकूक को बिल्कुल मानते हैं जो आइन देता है, लेकिन अफरा तफरी, गुंडागर्दी, बदमाशी, इसकी इजाजत नहीं देंगे। जहां कानून की खिलाफ वर्जी होगी वहां कानून हरकत में आएगा, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान, आपको पता है कि सिविलाइज माशरा है, हम कानून के ताबे हैं, सारे आइन के ताबे हैं। तो मौलाना साहब आए बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर वो या अफरा तफरी फैलाएंगे, वो कानून को तोड़ेंगे, वो डंडा बरदार फोर्स लेके आएंगे, तो आई एम सॉरी, कानून अपना रास्ता बनाना जानता है। वो सियासी तरीके से अपने मुतालबात पेश करें। असेंबली में वो है नहीं, अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया है, तो किस तरह 22 करोड़ की नुमाइंदा असेंबली को वो चैलेंज कर रहे हैं? पहले तो मुझे इसका जवाब दें। जी इस्माइल साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि JUIF का मैंडेट बनता नहीं है, वो मुस्तरद किया गया है, अवाम ने मुस्तरद किया है, और उस वजह से ये जो तमाम आज़ादी मार्च है इसको एक ब्लैकमेल का एक चेहरे के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं जनाब? अगर JUIF के तमाम हलकों में इंतखाबात बहाल भी हो जाएं, तो जो PTI का कहना है कि उनके उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई थी कुछ हलकों में, उस हवाले से क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि ये इसकी जो बातें 22 लाख लोगों ने हमें उड़ दिया है, और धांधली का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है, और उसको खलाई मखलूक ही मिलाया है, ये खुद नहीं आया है। और वो भी 10 मेंबरों की उसकी अक्सरियत थी, वो भी जहांगीर तरीन का जो तैयारा था उसका कमाल है, बाकी इसको ये वज़ीर आज़म नहीं बन सकता था। और दूसरी बात यह कि जब वो धरना दे रहे थे, उनका जमहूरी हक था, वो अगर ये ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, कल परसों को इमरान खान ने कहा कि ये असेंबली डीजल के बगैर चल रहा है, तो मैं कहता हूं कि ये असेंबली को टांगा गाड़ी चला रहा है जिसको डीजल की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये ज़ुबान इस्तेमाल करता है तो मुज़ाकरात मौलाना फजल रहमान क़तन जो कमेटी बनाया है उसको मुस्तरद करे, वो उससे मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हम समझते हैं कि अगर इन्होंने जो कहा, कासिम सूरी का जो इलेक्शन कोयटा में कलअदम हुआ, फिर उन्होंने अपील की, सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोबारा बहाल की। अभी अगर ये दोबारा इलेक्शन में जाए, 22 ज़िमनी इलेक्शन में, तो उनको पता चल जाएगा कि ये जो ना कितने पानी में है। लोग अभी इतने बेदार हो चुके हैं और मौलाना फजल रहमान को हराया गया है। अभी भी मैं खैबर पख्तूनख्वा में चैलेंज करता हूं कि वो री इलेक्शन का तमाम हल्कों में करे, तो फिर हम देखेंगे कि PTI कैसे जीतेगा। बाकी जहां तक इनका कहना है PTI वालों का कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। हमारा जमहूरी हक है और हमारे लोग इतने आएंगे कि अभी मैं मशवरा देता हूं कि इनके आने से पहले इमरान खान कम अज कम तो इस्तीफा दे दी। इस पर जरा वक्त देते हैं, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ। फजलुर रहमान साहब ने 2014 में कहा था, जब वो मखलूत हुकूमत का हिस्सा थे, कि जब धरना हो रहा था तो हुकूमत बाइख्तियार है और उसको धरने के जो प्रोटेस्टर्स हैं इस्लामाबाद को, उन प्रोटेस्टर्स से पाक कर लेना चाहिए, महफूज रखना चाहिए। तो क्या इस बार भी हुकूमत वक्त को वही रवैया अपनाना चाहिए? मैं समझता हूं कि अभी इस हुकूमत को 1 साल से ज़्यादा दी गई, अभी अगर मजीद इसको मौका दिया जाए तो ये मुल्क ही नहीं रहेगा, मुल्क टूट जाएगी। और मैं समझता हूं कि इमरान खान क्रिकेट के मैदान का बंदा है, उनको तो ये सियासत का पता ही नहीं है अले भी का। और अगर उनको सियासत सीखना है तो मौलाना फजल रहमान का शागिर्दी करे।
बाकी ये कि आप कहते हैं कि उस वक्त जो हमने धरना, उसने धरना दिया था, तमाम अपोजिशन एक प्लेटफार्म पर था पार्लियामेंट में, तो अभी भी वही अपोजिशन एक प्लेटफार्म में है। वो सबका डिमांड ये है कि इसको इस्तीफा देना चाहिए और इस हुकूमत को जाना चाहिए। अभी जहाँ तक कश्मीर का मसला है, कश्मीर का सौदा हो चुका है। अभी हमें आज़ाद कश्मीर पर भी हमला हुआ है, पहले कश्मीर का इशू था। कश्मीर पर भी आएंगे सर, कश्मीर पर आएंगे थोड़ी देर में। आरिफ साहब, अभी अगर इसी पे हम रहें कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना है कि आज़ादी मार्च 7 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा, तो सर जो हुकूमत वक्त है उसका किरदार क्या ये नहीं होना चाहिए कि सबको साथ लेके चले, ऑपोजिशन के जो मुतालबात हैं उनको सुने और किसी तरह से डिस्कशन के जरिए ही हल की तरफ पहुंचे? क्या ये जो रवैया ज़्यादा जारहाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, डिपेंड करता है कि जब हमारा धरना शुरू हुआ, हमने उससे पहले 1 साल में 4 हल्कों खोलने का हमारा मुतालबा था। उसके लिए फिर हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, जब हर तरफ से हम नाउमीद हुए। हमारा एक मकसद है 4 हल्के आप खोल दें। इनके जो हल्का है, मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि आज ये बात करें अली अमीन गंडापुर से, जिन्होंने इनको शिकस्त फाश दी है, वो कह रहा है कि मैं दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए मौलाना से तैयार हूं इस्तीफा दे के। लेकिन आप ये देखेंगे इसमें मुल्की हालात क्या है। अगर हम पाकिस्तानी हैं, अगर हमारी डोरें कहीं और से नहीं हिलाई जा रही, अगर फंड कहीं और से नहीं आ रहे, तो इस टाइम सरहदों पे आए रोज हमारे नौजवान, हमारे फौजी अफसरान शहीद हो रहे हैं। दुनिया में कश्मीर का मसला जिस तरह कश्मीरियों के साथ पिछले 3 माह में जुल्म और सितम हो रहा है, इस टाइम सारा नेशनल मीडिया बजाय से कश्मीर पे बात करता, कश्मीर में होने वाले मुजालिम को उजागर करता, इंडिया की जो बर्बरियत है, वहां जुल्म है, इंडियन अफवाज जिस तरह कश्मीरियों के साथ जो सलूक रख रही है, उस पर हम बात कर रहे होते हैं। ये किसके कहने पे, किसके एजेंडे पे ये मतलब है कि तो डंडे उठा के और ये सिस्टम के खिलाफ खड़े हो गए? असल मसला ये नहीं, असल मसला ये है, ये जितने सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, जितने भी ये वारियां लगाने वाले थे, हर दौर में इक्तिदार के मजे लूटते रहे, चाहे वो अपोजिशन में रहे या हुकूमत में रहे। अब सिस्टम को खतरा है और ये सिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। 70 साल में पहली दफा इमरान खान इस सिस्टम के लिए चैलेंज बना है और उसने 23 साल जदोजहद करके इस सिस्टम को तब्दील करने की पोजीशन में आया है। अब इनके लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई है। अगर ये समझते हैं कि इमरान खान ने सुकून से 2, 4, 5 साल हुकूमत कर ली, 5 साल इमरान खान ने पूरे कर लिए, इनकी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये अपने लिए और सिस्टम को बचाने के लिए सारी तगोदो कर रहे हैं, जिसमें कुछ बैरूनी ताकतें जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में इस्तेकाम हो, मुआशी इस्तेकाम हो, सियासी इस्तेकाम हो, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान में अमन अमान का जो है मसला वो ठीक हो। ये मौलाना साहब जिसके हाथों में खेल रहे हैं, उन लोगों को जिन्होंने आज तक पाकिस्तान को तरक्की के राह पे नहीं चलने दिया। अब हमारे मिसाइल जो हैं वो कुछ और है और ये किसी और तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। वाक्यों के थोड़ा सा कम है और मौजू बहुत हैं। इस्माइल साहब, अगर हम लॉजिस्टिक्स पे आ जाएं, 31 अक्टूबर को ऐलान कर दिया है पुलिस ने सर, साउंड सिस्टम, टेंट, केटरिंग, इस तरह की सहूलियात फराहम करने पर बाकायदा पाबंदी लगा दी है। तो अब गोइंग फॉरवर्ड जनाब, JUIF के पास कोई मुतबादिल स्ट्रैटेजी है कि वो इसको किस तरह देखता है? बिल्कुल जी, हमने अपने लाए अमल ABC तक तरतीब दिया है। हम इधर नहीं बताना चाहते और ये जो कुछ भी करे, ये यानी फर्स्ट हमारा फ्रंट लेन में, सेकंड लाइन में, थर्ड लेन में, हमने जो भी हमारा फर्स्ट लेन के अगर लोगों को वो कुछ पाबंदी और गिरफ्तारियां पे सेकंड पे थर्ड, और हमारे लोग पैदल आएंगे, ऊंटों पर आएंगे, और हम जो है ना इसको ये जो कहते हैं कि पाकिस्तान का, हम असली पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का को मुस्तकम देखना चाहते हैं। बाकी इमरान खान ने जो मुल्क का हाल किया है, तो अभी लोग, गरीब लोग तो खुदकुशी पर तैयार हैं। महंगा यानी आप समझे कि गैस का बिल, बिजली का बिल, अभी लोग बेरोजगारी है। उन्होंने कहा 1 करोड़ में रोजगार दूंगा, वो 1 करोड़ का रोजगार कहाँ गया? उन्होंने कहा कि मैं 50 लाख के घर बनाऊंगा, वो कहाँ गया? ये सारी बातें जो इमरान खान ने की, इमरान खान यू टर्न कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि अगर जमीयत उलमा इस्लाम को तो अभी इतनी पॉपुलरी मिली है, इतना फ्रंट में मौलाना फजल रहमान मजबूत तरीन लीडर के तौर पर आया है, मीडिया को बगैर यही धरने और मार्च के अलावा, आज़ादी मार्च के अलावा और कोई इशू नहीं है। ये हमारी बड़ी कामयाबी है और इंशाअल्लाह ताला
हम जो है ना पुरम तरीके से तमाम चीज़ों का मुकाबला भी करेंगे। और हम ये बताना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान से, सिंध से और खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से हमारे काफिले तो पहुंच चुके हैं, उनको पता ही नहीं है। तो क्या आप अगर पाबंदी किन किन को लगाएंगे? आपकी बस की बात नहीं है अभी। यानी होना यह चाहिए कि इमरान खान बगैर के मुल्क को कोई खतरे से बचाने के लिए तो अखलाकी तौर पर उसके पास कोई जवाब नहीं है कि वो इस्तीफा न दें। और अगर वो कहेंगे कि 7 दिन का धरना होगा कि इमरान खान का रिकॉर्ड 4 महीने का हम तोड़ देंगे, उसने 4 महीने किया, हम 6 महीने धरना देंगे जब तक हमारे मुतालबात और इमरान खान घर न जाए तो हम उठेंगे भी नहीं। और ये मुल्क को ये जो आज़ादी मार्च है इसके जरिए निजात दिलाएंगे गरीब अवाम को, और तमाम लोग हमारे साथ हैं, वो हर जगह मुतालबात पर रहते हुए आरिफ साहब, जो माजी के तजर्बे हैं वो सबके सामने, शायद खान अब्बासी साहब के दौर में भी जो इतना बड़ा धरना हुआ, हुकूमत पैरालाइज हो गई। अब जनाब पुलिस ने तो पाबंदियां लगा दी कि आप ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी जानिब जो आपकी ताजर बरादरियां हैं उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। तो हुकूमत वक्त का जनाब SOPs हैं इन प्लेस के, इसके साथ वो किस तरह डील करेंगे? और जो उन्होंने 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है मुज़ाकरात करने के लिए, वो कितनी संजीदा है? पहले तो मैं इनके पाकिस्तान के लिए इनके दिल में जो दर्द उठा है, मैं उसकी बात एक आध जुमला में कहूँगा। मौलाना साहब को मेरा ये मशवरा है कि पहले जाएं, हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब जाके कायदे आज़म के मज़ार पे फातिहा पढ़े, जो आज तक वो नहीं गए, और अपने आबा अजदाद जिन्होंने ये कहा था कि हम पाकिस्तान बनने के गुनाह में शामिल नहीं है, उनके इन जुमलों की वहाँ हजरत कायदे आज़म के मज़ार पर जाके माफ़ी मांगे, ताकि हमें भी पता हो कि इन्होंने पाकिस्तान को दिल से तस्लीम कर लिया है। दूसरी जहाँ तक बात है इंतजामी मामला, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कानून की बालादस्ती पे यकीन रखती है। अमन अमान का मसला इंतजामी मसला इंतजामिया का है। इंतजामिया की जिम्मेदारी है लोगों की जान माल की हिफाजत करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। वो इंतजामिया के मामलात में हम कभी ना मुदाखलत पहले की है, ना अब करेंगे, ना इंतजामी मामलात में हमें मुदाखलत करनी चाहिए। कानून खुद अपना रास्ता बनाएगा, और जो इंतजामी सियासी मामलात है उसके लिए कमेटी बना ली। अगर ये बात करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, नहीं करना चाहते ये आए और आके अपने आप को आजमाएं। हमने इनको देखा हुआ आज नहीं, इनके लिए शायद वो शेर कहा गया था कि तेरा गुरूर इबादत तुझे ना ले डूबे, सुना है पढ़ता था इब्लीस भी नमाज बहुत। ये दीन के ठेकेदार, दीन फरोशी अब नहीं चलेगी। अवाम में बहुत सूझबूझ आ गई है, ना ये 77 है और ना ये उसके बाद MRD की तहरीक है। ये मौलाना मुस्तरद शुदा शख्स जिसको उसके हल्के का भाई, हल्के के लोगों ने इस काबिल नहीं समझे असेंबली में भेजे, तो वो किस तरह सिस्टम को चैलेंज करता है। मैं समझता हूँ कि ये सारी बढ़के है, और हमें पता है कि ये इनकी काबिलियत का और इनकी हिस्ट्री का कि इनके साथ पब्लिक कितनी है कि ये कभी नहीं आगे बैठ सकते। अगर ये आएंगे भी तो इनके साथ कानून अपना खुद मामला तय कर लेगा। हमें किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है, ना हमें। हाँ, सियासी तौर पे जो हमारा फर्ज बनता है, बीइंग हुक्मरान जमात, कमेटी सियासी बन गई है, सियासी लोग बात करते हैं, लेकिन जिस तरह ये धमकियां देते हैं, जिस तरह ये डरावे देते हैं, कानून और रियासत किसी की बदमाशी से किसी की धमकियों से मरगूब नहीं होते, क्योंकि रियासत की रेट को चैलेंज करना इट सिर्फ रियासत के साथ एक दुश्मनी है। और मौलाना साहब को तो बिल्कुल पहचान चुके हैं इनका असली चेहरा लोग, कि इनकी इस मौके पे जब पाकिस्तान की सरहदों की हालत क्या है, पाकिस्तान किस तरह अपनी बका की जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान कश्मीरियों की बका की जंग लड़ रहा है, इमरान खान पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना को किसने ये कहा है कि वो इस टाइम इस्लामाबाद आए, ये जिनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से उन दुश्मनों को हम पहचानते हैं। इस पर जरा वक्त हैं, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ। जब मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि कश्मीर का सौदा किया गया है, इस हुकूमत ने सौदा किया है, और दिफाई वजीर अपना बयानिया सामने रखते हैं कि अपोजिशन पार्टीज एंटी कश्मीर एजेंडा पर हैं। सर, JUIF की अगर आज वही कमेटी होती कश्मीर पे और मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही होती, तो वो क्या मुख्तलिफ करते जिससे हुकूमत का जो रुख है वो मुख्तलिफ होता कश्मीर के हवाले से? मैं समझता हूँ कि कश्मीर का इशू जिस तरह मौलाना ने हाईलाइट किया, इन्होंने तो जाकर कश्मीर का सौदा लगा के आया जनरल असम्बली में,
तो कश्मीर को हर दफ़ा जब कहते हैं कि कश्मीर पर कर्फ्यू आया, आज़ाद कश्मीर भी हमला हुआ, वो कहते हैं एहतजाज करो। भाई लड़ो, एहतजाज क्यों करो? अगर आप मर्द हैं, दिलेर है, तो दुश्मन को बताओ कि भाई आप जो भी हम करते हैं, हमारा मुल्क जो है ना 2 लाख हो गया उसके टाइम या याका के टाइम, तो ये लड़ नहीं सकता है, ये लड़ नहीं सकता है। वो कहता है एहतजाज करो। एहतजाज क्या है? ये मैं समझता हूं कि कश्मीर का इशू जो है ना, इसको बहाना बनाया उन्होंने ताकि अवाम महंगाई के इशू को, दूसरे मुल्क में जो तबाही मची हुई है और लोग खुदकुशी पर तैयार है, उनको तवज्जो हटाने के लिए। अभी हम कश्मीर के, हमारा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, कश्मीर के लिए हम पट्टी उस दिन बांध देंगे, स्याह पट्टी, हम उसका इज़हार यकजहती करेंगे। और ये उनका, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान आप जो कुछ भी कहें, आपकी जो धमकी और आपकी बातों से पता चलता है कि आपकी नींदें हराम है। आप समझते हैं कि मेरी हुकूमत चंद दिन का मेहमान है। अभी ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये तो जाहिरी बातें हैं। आपको जब मौलाना फजल रहमान का मार्च वहां पहुंच जाएगा, आज़ादी मार्च के लोग, फिर आपको पता चलेगा कि मौलाना फजल रहमान के क्या हैसियत है। पूरी दुनिया से लोग आएंगे, पीपल्स पार्टी के लोग भी आएंगे, नून के भी आएंगे, तमाम पार्टियों के, एनपी के आएंगे, मेंगल के आएंगे, आप अकेला रह जाएंगे। आपकी हुकूमत, वैसे भी कहता हूं कि अभी खुदा रहा राम करके आओ वहां पर आप इस्तीफा दें। चूंकि मैं किसी और चैनल में जा रहा हूं, मैं माजरत चाहता हूं, तो मैंने उसको टाइम दिया है और इंशाल्लाह आइंदा फिर आरिफ साहब से हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। आरिफ साहब, ये जो अभी सारी बात हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2014 में बार बार कहा, उनका बल्कि बयानिए का ये बुनियादी हिस्सा था कि यही 4 हलके हैं, इन 4 हलकों में इंतखाबात फिर से कराएं। JUIF का बहुत ही जनरल डिमांड है कि जी आप तमाम इंतखाबात फिर से करवाएं। अगर ये ज़्यादा मखसूस हो जाए, कुछ महदूद हो जाए कि ये कुछ हलके हैं, उनमें इंतखाबात फिर से करवाएं, इनको बहाल कराएं, तो उस पर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजी हो जाएगी? कोई उस तरह से इम्पास तोड़ सकते हैं? नहीं, देखिए जो कानूनी तरीका है, हमारा जो मौक़िफ़ था 2014 में 13 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद जब इमरान खान को अल्लाह तबारक तआला ने सेहत दी और असम्बली में आए, उन्होंने 4 वो हल्के जिसमें हमें पता था कि बहुत ज़्यादा धांधली हुई है, हमने इलेक्शन कराने का मुतालबा नहीं किया था। हमने कहा था ये हल्के खोलें, इनको चेक करें बैलेट पेपर को, अगर इसमें धांधली निकलती है तो उसके बाद फिर री इलेक्शन डेफिनेटली होंगे। और आपको याद है कि चारों के चारों हल्के जब बाद में खोले तो चारों के चारों में री इलेक्शन हुए, चारों के चारों में धांधली साबित हुई। जब 4 हल्कों में वो धांधली साबित हो गई तो फिर ये साबित होगा सारा इलेक्शन इसी तरह रिग था। एक सॉलिड किस्म का रीजन था और एक दलाइल के साथ हमने बात की थी। मौलाना साहब ये तो बताएं वो कितने हल्कों से इलेक्शन लड़े, असेंबली में कितने? इमरान खान 4 हल्कों से इलेक्शन लड़े थे और 4 में से 3 हल्के वो जीत के असेंबली में आए थे। मौलाना साहब किस सियासी कानूनी किस बुनियाद पे इखलाकी ये कह रहे हैं कि वो दोबारा इलेक्शन हो? या तो उन्होंने उम्मीदवार कितनी सीटों पे खड़े की थी, वो सारी भी सीटें जीत जाते, फिर भी उनका क्या हाल होता? इस तरह भी 8-9 सीटें उनकी असेंबली में है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो जिस मार्जिन से वो आ रहे हैं वो मार्जिन देख लें और फिर कोई इखलाकी जवाज या कानूनी जवाज या सियासी जवाज बनता है तो हम तो सियासी लोग हैं, हम कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं। इसीलिए वजीर आजम ने बिल्कुल बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी हिलो-हुज्जत के एक सियासी कमेटी बना दी। वो सियासी लोग हैं, उसमें आके मौलाना बात करें, कन्विंस करें, मौलाना कोर्ट में जाए। हम तो आपको पता सुप्रीम कोर्ट तक गए, उसके बाद फिर हम एहतजाज में आए। तो मौलाना का असल दर्ज है वो 22 नंबर बंगला है। 22 नंबर बंगले की याद सता रही है, उस प्रोटोकॉल की याद सता रही है, उस अरबों रुपए के जो फंड्स थे उनकी याद सता रही है। मौलाना कितनी दफा कश्मीर में गए हैं, मौलाना कितनी दफा जाके कश्मीरियों के साथ अज़ार यकजहती किया है। ये कश्मीर का मुद्दा कहां कहां उठाया है 10 साल, और उसका बजट देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वो मिनिस्ट्री से ज्यादा खर्चा करते थे। तो हमारा मकसद यह है कि मौलाना को सारी दुनिया को पता है, हर जियो शऊर शख्स ये समझता है कि मौलाना सिर्फ और सिर्फ अपनी जात की तस्कीन के लिए, अपने जाती मुफाद के लिए ब्लैकमेलिंग में आए हैं। इमरान खान कभी ब्लैकमेल नहीं होगा, इमरान खान कभी सौदेबाजी नहीं करेगा। मौलाना ये हथकंडे बेनजीर के खिलाफ इन्होंने इस्तेमाल किए, इन्होंने यही हथकंडे नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल किए, इन्होंने यही हथकंडे मुशर्रफ के साथ इस्तेमाल किए, और हर वक्त बार्गेनिंग में इन्हें कुछ ना कुछ मिल
गया, लेकिन इमरान खान तो कभी भी इस तरह की हरकतों में ना ब्लैकमेल होगा, ना इनके प्रेशर में आएगा। वो कानून की हुक्मरानी पे इमरान खान यकीन रखता है। ये ठीक है, आए और जो इनका कानून के दायरे में रहते हुए जो हक है, सियासी हक है, उसको इस्तेमाल करें, लेकिन लाकानूनियत या धमकियों से या लोगों को डरा के उसकी इजाजत हम नहीं देंगे। इस पर जरा वक्त देते हैं, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। नईमा किशोर साहिबा JUIF से हमें ज्वाइन कर रही हैं। नईमा साहिबा, वही डिस्कशन हो रही थी कि अगर JUIF का आज़ादी मार्च का धरना इसी तरह जारी रहा, और वज़ीर आज़म साहब तो कह रहे हैं कि 7 दिन तक ही महदूद होगा, लेकिन अगर महीना चले, 2 महीने चले, तो JUIF की कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि आपके प्रोग्राम में इससे पहले क्या डिस्कशन हुई है, अभी चूंकि आपने मुझे कॉल पे लिया है, लेकिन जहां तक आपके सवाल का जवाब है तो उसमें तो मैं ये अर्ज करूंगी कि शुक्र है इनको इतना तो समझ आ गया कि 1 हफ्ता तो होगा, वरना अभी तक तो इनको ये यकीन नहीं आ रहा था कि हम आ रहे कि नहीं आ रहे। अभी तक तो ये लोग ये दावे कर रहे कि कोई नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इनको थोड़ा बहुत यकीन आने लग गया है, और अब इन्होंने मीडिया पे भी पाबंदी लगा ली है पेमरा के थ्रू कि मौलाना की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर नहीं होगी, और लेटर्स भी कर दिए कि ना कोई कैटरिंग होगी, ना टेंट फराहम होंगे, ना खाना फराहम होगा। हालांकि इनके वादे थे कि हम कंटेनर भी फराहम करेंगे, खाना भी देंगे, लेकिन अब हमें लेने भी नहीं, परचेज भी करने नहीं दे रहे। तो ये तो इनकी बुखलाहट का नतीजा है, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इनको बहुत सारी बातें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। और जहां तक स्ट्रेटेजी की बात है, तो हम शुरू दिन से अनाउंस कर चुके हैं कि हमारा पूरी तरह तैयारी है, चाहे गिरफ्तारी हो, चाहे नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होगा। पहला तो कश्मीर के साथ सॉलिडरिटी के लिए 27 अक्टूबर का प्रोग्राम है, फिर 31 मार्च तक इस्लामाबाद पहुंचना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या प्रोग्राम है वो हम अपोजिशन के साथ और सारों के साथ मिल के तरतीब दे रहे हैं और दे चुके हैं, और इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन उसको अनाउंस करेंगे। ठीक, अगर वही सवाल आरिफ साहब उस तरह से देख लें कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जब धरना हुआ था 2014 में, तो 100 दिन से ज़्यादा था, तो अब इस बार जब JUIF का धरना शायद उतनी देर तक चले या अगर 7 दिन से ज़्यादा बढ़ जाए, तो क्या हुकूमत तैयार है या उसके पास कोई ऑप्शंस की फहरिस्त है कि वो करेगी क्या? नहीं, मेरी बात सुने, हमारा जो धरना था 126 दिन जो हम बैठे थे, हमारे पास एक वाज़ेह मौक़िफ़ था, हमारा एक मकसद था, और वो मकसद के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में, जैसे मैंने पहले कहा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ के हर तरफ से नाउमीद होके जब कहीं हमारी बात नहीं सुनी गई, तो हमने फिर ये ऑप्शन इख्तियार किया जो धरने का था। ये जो JUIF वाले हैं, पहले तो मैंने जैसे कहा कि ये पहले जाके कायदे आज़म के मज़ार पे जाएं, जाके जो इनके आबा अजदाद ने कहा था कि पाकिस्तान बनने के गुनाह में हम शामिल नहीं है, उसकी माफ़ी मांगे, वहाँ जाके फातिहा पढ़े। कोई हमें कहूँगे इतना यकीन हो कि ये वाक़यतन पाकिस्तान को तस्लीम कर चुके हैं, क्योंकि हमें तो ये शक है जिस सिचुएशन में पाकिस्तान इस टाइम गुजर रहा है, हमारी मुसल्लह अफ़वाज जिस तरह सरहदों पर कुर्बानियाँ दे रही हैं, जिस तरह कश्मीरियों के साथ जुल्म सतम हो रहा है, जिस तरह इमरान खान पूरी दुनिया में मुकदमा लड़ रहा है, इस टाइम हमें एक कौम बन के आगे बढ़ने की, दुश्मन के सामने सीसा पलाई हुई दीवार बन के खड़ा होने की जरूरत थी। ये सियासत, ये मुजाहरे, ये एक्टिविटीज, ये कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन इस नाजुक हालात में जब आपके कश्मीरी बहन भाई 3 माह से एक जेल में बंद किया हुआ, उनको आपकी सरहदों पे हमारे मुसल्लह अफवाज डेली की बुनियाद पे हमारे नौजवान अफसरान शहीद हो रहे हैं, आपके साथ जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात है उसके लिए आपका वजीर आजम भाग दौड़ कर रहे हैं, तो ये मुझे तो समझ नहीं आती ये कौन सी मोबिल वतनी है, ये कौन सा वो मकसद है जिसके लिए इन हालात में मौलाना साहब इस्लामाबाद को फतह करने आ रहे हैं। मौलाना साहब अगर फतह ही करने हैं तो जिस कमेटी के 10 साल चेयरमैन रहे हैं, जिसका निमक है वो निमक हलाली करें, यही धरना जाके सरहदों पे दें ताकि दुश्मन में प्रेशर पड़े। हमारे जो लाखों बहन भाई कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में बंद है, उनको हौसला मिले। ये सियासत तो यही है, सियासत तो नहीं खत्म होने वाली पाकिस्तान की। सवाल तो
सवाल तो यही था ना आरिफ साहब कि लॉजिस्टिकली स्पीकिंग अगर ये लॉन्ग टर्म हो गया धरना तो क्या होगा। जी नईमा साहिबा, आप पहले जवाब देना चाह रही थी। ये फरमा रहे हैं कि कश्मीर के हालात है, तो इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं, क्योंकि कश्मीर फरोशों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। ये जो मोदी का कैंपेन इलेक्शन का चला रहे थे कि मोदी जीत के आएगा और कश्मीर का मसला हल करेगा, तो ये कश्मीर का मसला उन्होंने हल किया। ये जो ट्रम्प के साथ वादे करके आए थे कि ठीक है हम खामोश रहेंगे, तो ये वादा था कि कश्मीर फरोशी की इन लोगों ने। जब ज्वाइंट सेशन आया और ज्वाइंट सेशन में करारदाद लाया गया तो हुकूमत ने ना उसमें 370 को ना 35 का जिक्र किया। अपोजिशन ने जब जोर डाला तो फिर मजबूरन इनको डालना पड़ा। तो हम तो इन कश्मीर फरोशों के खिलाफ निकले। ये ना समझे, जो 10 साल मौलाना का इन्होंने जिक्र किया, बिल्कुल 10 साल मौलाना साहब कायदे-ए-आज़म के मज़ार वाली बात भी जवाब दे दे। कायदे-ए-आज़म की यही तो इनके शकूक शुबात है। मैं तो कह रही हूँ कि अभी उनको यकीन आता जाएगा कि कौन पाकिस्तानी। आजकल ये जब स्कूल के बच्चों के जो मदारिस के तलबा का बात कर रहे थे कि हम बच्चों को ला रहे हैं, इनको जवाबात मिलते रहे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलाआत को स्कूल के बच्चों ने अपने हल्के से निकाला है, तो उसके लिए ये क्या करेंगे। ये तो तुलबा को कह रहे थे कि आप मदारिस के तुलबा को ला रहे, लेकिन उसको तो स्कूल के तुलबा ने कल परसों निकाल दिया। इनके वजीर आला ने दावा किया था कि हम इनको निकलने नहीं देंगे। उनके घर के सामने हमने बहुत पुरअमन जलसा किया। किधर था इनका वजीर आला? तो इंशाल्लाह इनको आहिस्ता आहिस्ता यकीन आता जाएगा। ये तो अभी तक वो जो अपोजिशन का मूड है उससे नहीं निकल रहे। उनको पता ही नहीं है कि हुकूमत करना कैसी है, क्योंकि ये तो अंडों खट्टों और लंगरों से बाहर नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल में जो इन्होंने मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं, जो मैशियत को बर्बाद किया है, जो अवाम महंगाई से कम है। आज डॉक्टर हड़ताल पे है, इंजीनियर हड़ताल पे है, ताजिर हड़ताल पे है। तो इन सब को जो बाहर निकल रहे हैं, तो इंशाल्लाह मौलाना उनको लीड करेंगे और इसमें पाकिस्तान का एक एक फर्द और कौम की आवाज शामिल होगी और फिर इनको शायद यकीन आ जाए कि ये क्या हुआ और हम कहाँ पे पहुंच चुके हैं। इन्होंने मुल्क को गली में दाखिल किया है। इन्होंने कहा कि फॉरेन अफेयर की बात, फॉरेन अफेयर में आपने किया, कश्मीर का मसला हुआ, आपका वजीर आजम किस मुल्क के दौरे पे गया? अगर यूएन का आप कह रहे हो कि यूएन में, तो यूएन में कश्मीर ने यूएन का इजलास कश्मीर की चाइना की दरख्वास्त पे हुआ था, क्योंकि चाइना का लद्दाख का मसला था, वो पाकिस्तान के उस पे नहीं हुआ। इनका फॉरेन मिनिस्टर तो बाहर के दौरों पे है और वो लॉबिंग कर रहे हैं कि मुझे वजीर आजम बनाया जाए, लेकिन अभी तक ये उनको होश ही नहीं आ रहा। जी नईमा किश्वर साहिबा, आरिफ अब्बासी साहब और इस्माइल बुलेदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिए सोशल मीडिया के जरिए और इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।